गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के सीसी 1 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, इसमें आज एक विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है सिंधु सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक जीवन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन पर शुरुआत करते हैं कि सिंधु वासियों की सामाजिक स्थिति का ज्ञान मूल रूप से प्राप्त अवशेषों पर आधारित है। लिखित साक्ष्यों के अभाव से समाज पर विशेष प्रकाश डालना असंभव है। फिर भी हम अवशेषों के आधार पर अध्ययन करते हैं। समाज में वर्ण विभाजन का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन वर्ग विभाजन का प्रमाण मिलता है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों में समाज के विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का प्रमाण मिला है, जैसे विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार और श्रमिक वर्ग। इस प्रकार से हम उनके वर्गीकरण, सामाजिक वर्गीकरण को देखते हैं। उसी तरह से उनके समाज में उनके खान पान के व्यवस्था पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि सिंधुवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। मांस में वे बकरी, सुअर, भेड़ इत्यादि को भोजन करते थे। साथ ही मछली और कछुओं का भी सेवन करते थे। खाद्यान्नों में गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, राई, तिल का प्रयोग किया जाता था। फलों में खजूर, तरबूज, नींबू, साथ ही दूध, दही, मक्खन आदि का भी उपयोग सिंधु सभ्यतावासी करते थे। मुर्गी पालन सिंधु सभ्यता के लोगों के ने ही विश्व को सिखाया। मछली प्रमुख खाद्य पदार्थ था तथा मनोरंजन का भी साधन होता था। साथ ही साथ इनके बीच कछुआ एक लोकप्रिय खाद्य सामग्री के रूप में देखा जाता है। अब हम इनके सामाजिक जीवन के अंतर्गत इनके सौंदर्य प्रसाधन अर्थात श्रृंगार प्रसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यतावासी में सभी प्रकार के आभूषणों का शौक था। स्त्रियों द्वारा सभी तरह के आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों लंबे केश रखते थे। केश विन्यास पर अधिक ध्यान दिया जाता था। लंबे केशों को संवारने के लिए विभिन्न तरह के केश विन्यास और केश सूख का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां जूड़ा बांधने के साथ साथ जूड़ा को सजाने और केश पोशाक लगाने का काम करती थी। कांसे का अस्तुरा एवं दर्पण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से श्रृंगार पेटियां प्राप्त हुई हैं। चानुदाड़ो से लिपस्टिक मिलती है। हाथी दांत और कांसे की कंघी नाखून काटने और रंगने के लिए चेहरे पे लगाने की लिए प्रसाधनों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से सिंधु समाज जो था वह उसमें हम देखते हैं कि स्त्रियां सजने संवरने के लिए अंगूठी, बाली, कर्णफूल, कुंडल, कंठहार, बाजूबंद, कमरधनी इत्यादि चीजों का प्रयोग करती थी। अब हम सिंधु सभ्यतावासियों के मनोरंजन के साधनों पर प्रकाश डालेंगे। सिंधु वासियों ने विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों को अपनाया था। वे मूल रूप से नृत्य, संगीत, खेल कूद, पासा, चौपड़, शतरंज, पशु पक्षियों का मल्लयुद्ध इत्यादि देखा करते थे। इसके अलावा जुए का खेल इस काल में विशेष रूप से प्रचलित था। शतरंज का खेल मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन माना जाता है। शतरंज की गोटियां
अधिकांश प्राप्त हुई हैं। मछली पकड़ना भी इनके मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अब सिंधु सभ्यतावासी के नृत्य संगीत पर भी प्रकाश डालेंगे। संगीत और नृत्य सिंधु सभ्यतावासियों के काल में सामूहिक होते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण मिला है और हड़प्पा से नटराज की मूर्ति मिली है। बर्तनों पर चित्रित वाद्य यंत्रों में ढोलक, तरही, वीणा इत्यादि के साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सिंधु सभ्यतावासियों में नृत्य संगीत का भी प्रचलन था। इस प्रकार हमने सिंधु सभ्यतावासियों के सामाजिक जीवन के विविध आयामों को देखा। अब हम सिंधु सभ्यतावासियों के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि व्यापार था। पशुपालन भी इनमें काफी लोकप्रिय था, लेकिन यह अर्थव्यवस्था का आधार नहीं माना जा सकता। तो चलिए हम सबसे पहले कृषि की बात करेंगे। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा युग के जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा में जुते हुए खेतों का प्रमाण नहीं मिलता। हड़प्पा युग में लोहे का ज्ञान नहीं था, अतः गहरी जुताई नहीं होती थी। कालीबंगा के जुते हुए खेतों का प्रमाण मिलता है तथा बनावली से हल्का एक मूर्ति और कीर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये हल बैलों द्वारा खींचे जाते थे, जो हड़प्पा लोगों की पशु संपदा का एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे। अब इस काल में महत्वपूर्ण फसलों के विषय में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि सिंधु का मैदान विश्व की प्राचीन नवीनतम भूमि थी। यहाँ सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां हैं, जो झेलम, रावी, सतलज, चेनाब, व्यास। इसके अतिरिक्त सरस्वती नदी भी यहाँ बहती है। फसल के रूप में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गेहूँ, मटर, तिल, ज्वार, सरसों इत्यादि की उपज होती थी, जिसके प्रमाण हमें अवशेषों के रूप में प्राप्त हुए हैं। लोथल तथा रंगपुर से बाजरे की खेती का भी स्पष्ट प्रमाण मिलता है। हड़प्पा से मटर तथा तिल की खेती के प्रमाण मिले हैं। आलमगीरपुर, जो अभी वर्तमान में यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, से कपास की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने ही सिंडोज कहा है, जो कि सिंधु को ही यूनानी रूपांतरण होता है। अब इनके उद्योगों को हम देखें तो सिंधु वासियों ने कृषि और पशुपालन के साथ साथ कृषि, हस्तकर और उद्योगों का भी बढ़ावा दिया था, जैसे काठ का हल बनाना, फर्नीचर, कृषि कार्य के लिए धातु एवं पत्थरों के औजारों का निर्माण। इस तरह विभिन्न पेशों का उदय हुआ, जैसे बढ़ईगिरी, धातुगिरी, जौहरीगिरी, कुम्हारगिरी इत्यादि अस्तित्व में आए। सिंधु उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण धातु निर्माण कला थी। तांबे को गलाने और उनसे हथियार या औजार बनाने के अतिरिक्त बनाने में इनका विशेष रूप से इस्तेमाल होता था। अब हम सिंधु सभ्यतावासी के व्यापार पर प्रकाश डालेंगे। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से सिंधु सभ्यता के लोग किया करते थे। स्थल मार्गों से बैलगाड़ी, ऊंट, गधों इत्यादि का उपयोग किया जाता था। जल मार्गों से बड़े बड़े नाव का प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से एकमात्र डॉकयार्ड का अवशेष, डॉकयार्ड को हम लोग गोदीबाड़ा भी कहते हैं, यानी बंदरगाहों को जहाँ पे नाव को लगाने की व्यवस्था होती है उसे डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा कहते हैं। तो लोथल से हम पाते हैं
एक डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा के अवशेष मिले हैं। उसके अलावा सिंधु व्यापारी अनाज, बर्तन, कीमती पत्थर का निर्यात करते थे। राजस्थान और बलूचिस्तान से तांबा मंगाते थे। अफगानिस्तान, ईरान और आदि जगहों से टीन, सोना और चांदी आदि प्राप्त करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। नापतोल के लिए तराजू और बटखरे का उपयोग किया जाता था। हाथी दांत और पत्थर के बटखरों का प्रमाण मिलता है। इनके बटखरों की इकाई 16 मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के काल में उनके सामाजिक जीवन और उनके आर्थिक जीवन की विविध आयाम थे। उन आयामों की चर्चा करने के पश्चात हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता काफ़ी समृद्धशाली सभ्यता मानी जाती है, जहाँ एक और इनके सामाजिक वर्गीकरण को देखने से और उनके समाज में खान पान, उनके जीवन स्तर, उनके रहन सहन, उनके सौंदर्य प्रसाधन, मनोरंजन के साधन आदि को देखने के पश्चात एक विकसित सभ्यता के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर इनकी आर्थिक व्यवस्था, जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार और सीमित मात्रा में पशुपालन के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि यह देशीय तथा अंतर्देशीय व्यापार में भी संलग्न थे और ज़्यादातर इनमें वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं होता था। इसलिए अपने सामानों को वस्तुओं के मार्फत बदल लिया करते थे। तो कुल मिलाकर हम सिंधु समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विषयों को देखने से या सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि इनकी सभ्यता काफ़ी सुदृढ़ और अनेक क्षेत्रों में काफ़ी विकसित भी मानी जा सकती है और इनके अवशेषों के आधार पर इनका मूल्यांकन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का परवर्ती सभ्यताओं में श्रेष्ठ सभ्यता के सारे गुण मौजूद थे। तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको इससे कोई संबंधित सवाल हो तो आप हमें कमेंट में अपने सवाल दें, मैं आपको उनका उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। हम एक नए विषय के साथ कल फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।